Assalamualaikum everyone. आई होप आप लोग जल्दी एक्चुअली ईद की वजह से हम लोगों ने किया था। आवाज में कि हम स्टार्ट करें। मेरी आवाज आ रही है? अभी भी डिस्टॉर्शन है? अच्छा जी, चलें ठीक है, लेट्स स्टार्ट आज। अच्छा, आप लोगों की जो परसों वाली क्लास है उसमें मैंने आप लोगों का टेस्ट लेना है। उस टेस्ट में हम लोगों के पास होगा जी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पूरा का पूरा यूरोप एंड पूरा का पूरा अफ्रीका। ये चारों कॉन्टिनेंट्स का हम टेस्ट लेंगे। ये मैं आप लोगों को कल रात को बता दूंगी कि टेस्ट किस नौयत का है। आप इसको प्रॉपर तरीके से जो है अपनी जो भी आपकी जो रिवीजन रहती है या जो आपकी प्रैक्टिस रहती है उसको आप कर लें। आपके पास सारे कंट्रीज, तीन चीजें आपके माइंड, आपको पता हो कि कॉन्टिनेंट में टोटल कितने कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के नेम्स क्या क्या हैं और कैपिटल्स क्या क्या हैं। ये चीजें आपके पास क्लियर होनी चाहिए, और कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको उसके बारे में बताए हैं वो भी आप अपने जहन में रखिएगा। अच्छा जी, हमने किया था अफ्रीका। अफ्रीका में हमने थोड़ी सी चीजें छोड़ दी थी बिकॉज हमारे लिए काफी टफ हो रहा था अफ्रीका को करना। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने अफ्रीका की जो ये वाली साइड है इसको हमने कवर नहीं किया था क्योंकि ये काफी टफ हो जाता है। ऑल दो सुहेल ने मुझे ये भी बनाकर भेजी है, वेरी गुड, लेकिन प्रैक्टिस जो है वो आप लोगों ने इसकी अब दोबारा से करनी है। और इसको आप 50 दफा ड्रॉ करें या आप 100 दफा ड्रॉ करें, आपको ये वाले कंट्रीज नहीं आने चाहिए, लेकिन इनके कैपिटल्स करने की हमें जरूरत नहीं है। We just have to work on the countries हो जाता है। एक ये पार्ट रहता था और एक हमारे पास यहाँ से पार्ट रहता था। सो लेट मी रिवाइज। पहले हम लोगों ने मेटल कंट्रीज किए थे, फिर हम लोगों ने यहाँ पे ये वाले CNN और MM वाले कंट्रीज किए थे। उसके बाद यहाँ पे हमने सीड्स किए थे, और फिर हम यहाँ नीचे से चले गए थे, ये साउथ रिपब्लिक किया था, फिर अजमत कंट्रीज किए थे ये वाले, फिर हमने 7 कंट्रीज वो किए थे जो इक्वेटर पे थे, और ये वाले हमने 5 कंट्रीज किए थे। यहाँ तक हमने अफ्रीका को कर लिया था और ये हमें अब तक क्लियर होना चाहिए। बीच में याद रखें कि जहाँ पे कीनिया है ना, कीनिया और तंजानिया, उधर आप देखेंगे कि यहाँ पे ना दो छोटे छोटे कंट्रीज हैं। एक का नाम है रवांडा और दूसरे का नाम है बुरुंडी। रवांडा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताए थे कि 1994 के अंदर रवांडा के अंदर जीनोसाइड कमिट हुआ था, और एक पूरी एथनिक एथनिक क्लेंजिंग की गई थी और लोगों को बहुत हाई लेवल पे मारा गया था। और उस वक्त UN जो है उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था या नहीं किया था, उसके फैक्ट्स को आप लोगों ने खुद रीडिंग करनी है ताकि आपको एक चीज का खुद से भी आइडिया हो कि हमने कोई टॉपिक को सर्च कैसे करना है। तो बेसिकली आप लोगों ने क्या करना है कि आपने रवांडा क्राइसिस या रवांडा जीनोसाइड को गूगल पे लिखना है, और लिखने के बाद आप लोगों ने उसको पढ़ना है कि क्या हुआ था 1994 में जब रवांडा के अंदर एथनिक क्लिनजिंग हुई थी। क्या UN ने पॉजिटिव रोल प्ले किया था या नेगेटिव रोल प्ले किया था। तो ये आपने इसके अंदर करना है। और रवांडा जो है इसका कैपिटल था कीगली, बुरुंदी का जो कैपिटल है वो है बुजुम्बरा। तो हम लोगों ने इसको ऐसे याद करना है कि रवांडा की गली में बुरुंदी का बुजुम्बरा। और आपने बस खुद से एक साउंड क्रिएट कर ली कि रवांडा की गली के अंदर कुछ है। सो बेसिकली आपने इस तरह से याद करना है कि रवांडा की गली में बुरुंदी का बुजुम्बरा। इसमें ये हो जाएगा कि आपको कैपिटल और कंट्री दोनों याद हो जाएंगे, बीच के अंदर इधर युगांडा के साथ आएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम आते हैं, ये जो हमारे पास छोटे छोटे कंट्रीज हैं यहाँ पे याद रखें कि मॉरिटानिया के बाद ना
ओहो, एक सेकेंड। ये देखें, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपने कैसे करना है। सिंपल सी बात है, आपने ना पहले देखना है कि यहाँ पे कैपिटल में कहाँ का भी छोटे छोटे कंट्रीज है। बिल्कुल, ये देखें, यहाँ पे आपने याद रखना है, ये सेनेगल है, ये दी गैम्बिया है। ठीक है। अच्छा, ये दो आपने याद रखने हैं अलग से। यहाँ पे गुइनिया है और यहाँ पे गुइनिया बिसाऊ है। ये दो आपने अलग से याद रखने हैं। ठीक है। यहाँ पे आपने सिरा लियोन एंड लाइबेरिया, इन दोनों को आपने अलग से याद रखना है। यानी कि किस तरह हो गए हमारे पास टोटल 6 कंट्रीज यहाँ पे हमें शो हुए। सबसे पहले आपने याद रखना है दी गैम्बिया एंड सेनेगल। ये दो कंट्रीज हैं जो कि आपने याद रखना है कि ऊपर को हैं, और इनका आपने एक पेयर बना के इसको वन पेयर पेयर वन करके इसको याद करना है। उसके बाद हमारे पास गुइनिया एंड गुइनिया बिसाओ, ये दो कंट्रीज हैं। ये दिस इज गुइनिया, दिस इज गुइनिया बिसाओ। इसको आप कैपिटल भी याद कर लें तो इसका कनेक्ट भी है कैपिटल गुइनिया का, और गुइनिया बिसाओ का कैपिटल है बिसाओ। तो आप इसका भी याद कर सकते हैं। फ्रेंच गुइनिया आपको पता है किधर है, किधर है मुझे बताएं। कौन बताएगा फ्रेंच गुइनिया किधर है। मैम नॉर्थ अमेरिका। किधर। मैम नॉर्थ अमेरिका में ना। गौर कर लें आप। मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा प्लीज। फ्रेंच गुइनिया नॉर्थ किधर है। अफ्रीका मैम, नॉर्थ आप अमेरिका। लोग पक्की बात है। यस मैम, कंफर्म। कैपिटल, कैपिटल क्या है इसका। कैपिटल क्या है इसका। आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही। चलें इसको हम देखते हैं। इसको सर्च करें अपने मैप्स के ऊपर और देखें कहाँ है और इसका कैपिटल किधर है। गुइनिया एंड गुइनिया बिसाऊ ये हो जाएगा। सिरा लियोन एंड लाइबेरिया का एक जोड़ा आपने यहाँ पे बना देना। ये तो हो गए जी 3 पेयर्स। इसको करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे ना कॉट डिवोर एक आपने याद रखना है, वन आपने याद रखना है। 4 जोड़ों के बाद आपने देखना है कि एक कंट्री जो है वो साइज में थोड़ा सा बड़ा है, और ये आपने गॉट डिवोर याद करना है। और फिर आपने क्या करना है, आपने कहना है ये चारों को मैंने इकट्ठा याद करना है। कैसे। घना, टोगो, बेनिन, बुर्किनिया, इन चारों में आपने लाइन कनेक्ट करनी है और इन चारों को आपने इकट्ठा याद रखना है। कॉट डिवोर के साथ एक 4 कंट्रीज का गुच्छा है जिसको हम कहते हैं घना, टोगो, बेनिन, बुर्किनिया। घना, टोगो, बेनिन, बुर्किना, ये 4 आपने जब इकट्ठे याद करने, इनको आपने बोलना भी ऐसे है, यानी कि आपने अपने हाथ की चारों फिंगर्स को बंद करना है और बारी बारी खोलनी है। घना, टोगो, बेनिन, बुर्किना, ये 4 आपने इसी तरह से याद करना है कि एक साउंड आपको लगे, और ये चारों आप इकट्ठे लिखें जब भी आपको पता हो। ये चारों कंट्रीज जो हैं ये अफ्रीका के अंदर है, और इनका चारों का इकट्ठा आपने एक साउंड बना के इसको याद करना है। अब देख लें, आपको यहाँ पे खुद ही पता चल गया है कि अफ्रीका में जो ये वाला पार्ट है इसमें 3 पेयर्स हैं और एक 4 का गुच्छा है और एक खाली सिंगल कंट्री है। इसको इस तरह अरिथमेटिक तरीके से करेंगे ना तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। सही है। तो ये है हमारे पास कंट्रीज थे। मैं आपको एक और चीज इसके बारे में बताती हूँ। ये जो एरिया है ना अफ्रीका में, ये वाला, ये अफ्रीका का समझ लें एक तरह से दिमाग है, दिमाग भी कर लें, या ये अफ्रीका का वो पार्ट है जिसमें सहारा डेजर्ट है। टोटल 18 कंट्रीज पे आता है सहारा डेजर्ट, जो कि यहाँ पर हैं। ये वाले सारे कंट्रीज इसकी जिद में आते हैं। जब हम करेंगे ना फिजिकल मैप, तो उसमें मैं आपको हर कंट्री
जिसमें से सहारा डेजर्ट गुजरता है, उन सबके 18 के 18 के नेम लिखवाऊंगी। तो वो आपने देख लेना है कि फर्ज करो कोई आपको एमसीक्यू ऐसा आ जाता है कि सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, और उसमें से उन 18 में से कोई एक भी कंट्री आ गया तो आपका एमसीक्यू ठीक हो जाएगा। नॉर्मली इस तरह से आता भी है कि हर उन 18 कंट्रीज में से कभी किसी कंट्री का नाम दिया होता है, कभी किसी का दिया होता है। आप एमसीक्यू याद करते हैं कि जी आपने एक दफा एक बुक खोली, उसमें आपने देखा कि सहारा डेजर्ट इस कंट्री में है या इस कंट्री में से गुजरता है। आपने एक कंट्री याद कर लिया, अगली दफा आपने पेपर देने गए हैं और उसमें से उस कंट्री के बजाय किसी और कंट्री का नाम लिखा हुआ है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने तो एक याद किया था, अब यहाँ पे तो कोई और लिखा हुआ है जो मैंने किया था। आप कहेंगे एमसीक्यू ही गलत है। ये कह के आप बस ऐसे ही कोई तुक्का लगा कर आ जाएंगे और कहेंगे कि जी पेपर आउट ऑफ कोर्स है। ये प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ते हुए। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो टोटल 18 कंट्रीज हैं वो मैं आपको लिखवाऊंगी फिजिकल करवाते हुए, और उसमें आपने याद कर लेने हैं। जब आपके पास आएगा क्वेश्चन के सहारा कंट्री किस सहारा डेजर्ट किस में से गुजरता है, वो आपको पता होगा, और आपको ये भी पता होगा कि उनकी लोकेशन क्या है, क्योंकि अभी आपने कंट्रीज के नाम याद कर लिए हुए हैं। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि सहारा डेजर्ट जो है इट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपको ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। यहाँ तक तो था जी हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अब जो हमारी मेन चीज है दैट इज एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। एशिया इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है कि इसके डिफरेंट पार्ट्स बने हुए हैं, इसका कोई एक पार्ट नहीं है। एशिया में कंट्रीज अपने रीजन वाइज डिवाइड हुए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह हमने देखा ना अफ्रीका है वो एक साउथ में पार्ट है उसका और एक नॉर्थ में पार्ट है। इसी तरह हमारे पास जो एशिया है इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं और उन कंट्रीज को उस रीजन के मुताबिक बोला जाता है। आप देख रहे हैं मैंने इस तरह पार्ट्स डिवाइड किए हैं। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये सोमालिया है, ये देखेंगे ये सोमालिया, और ये यहाँ पे इजिप्ट है। ये हमारे पास अफ्रीका है, ये ऊपर यूरोप है, रोमेनिया वगैरह सारा कुछ। ये 3 कंट्रीज हैं जो मैंने आपको बताए थे कौन से वाले हैं, जो कि यूरोप का भी पार्ट है और अफ्रीका का एशिया का भी पार्ट है, टर्की, जॉर्जिया एंड रशिया। तो यहाँ पे भी एक पार्ट आ रहा है एशिया का जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आजकल तो इस पार्ट के बारे में बहुत सी चीजें हो रही हैं। ये वो पार्ट है जिसको हम कहते हैं दिस इज मिडल ईस्ट। अब आप देखिए, मैं इस पार्ट को हम मिडल ईस्ट क्यों कह रहे हैं, इस पार्ट को तो हमें वेस्ट एशिया कहना चाहिए, क्योंकि ये वाला पार्ट है ये ईस्ट एशिया है, क्योंकि इस साइड पे ईस्ट है, दूसरी साइड में हमारे पास अमेरिका वाली साइड वेस्ट है, ऊपर हमारे पास नॉर्थ है, नीचे हमारे पास साउथ है। एशिया ऐसे डिवाइडेड है, दिस इज ईस्ट एशिया। अब यहाँ पे नीचे साउथ है ना, इस एरिया को हम कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया, इसको हम कहते हैं साउथ एशिया, ये जो हम है जिसमें रहते हैं। इस पार्ट को हम कहते हैं सेंट्रल एशिया, एशिया का सेंटर, और इस पार्ट को हम मिडल ईस्ट कहते हैं। तो मिडल ईस्ट क्यों कह रहे हैं इस पार्ट को, हमने इस पार्ट को वेस्ट एशिया क्यों नहीं कहा? तो अगर आप ग्लोब के ऊपर देखेंगे तो आप देखेंगे कि ईस्ट ये है, ईस्ट में आते आते यहाँ पे आगे अफ्रीका भी है और यूरोप भी है। तो ये वाला पार्ट ना ईस्ट का बिल्कुल सेंटर बनता है, मिडल बनता है ईस्ट का। ये वाला ईस्ट जो ईस्ट और वेस्ट है ना, पूरे ग्लोब का ईस्ट है जो, उसका मिडल वाला पार्ट ये बनता है, और एशियन कॉन्टिनेंट का वेस्ट बनता है, यानी वेस्टर्न पार्ट बनता है, लेकिन हम इसको बोलते हैं मिडल ईस्ट है। सो बेसिकली अपनी लोकेशन की वजह से हम इसको मिडल ईस्ट बोलते हैं। सबसे पहले हम एशिया की पार्ट्स वाइज डिवीजन करेंगे, फिर हम इसके कुछ पार्ट्स को आज पढ़ेंगे। सो सबसे पहले याद रखें कि यहाँ पे अब यूरोप के साथ हमारे 3 कंट्रीज हैं, रशिया, जॉर्जिया एंड टर्की। अब यहाँ टर्की से लेके जॉर्जिया में ला के ये वाला जो सारा पार्ट है ना, जिसमें हमारे पास ईरान है, ईरान से इधर इधर वाला सारा पार्ट, इसको हम कहते हैं जी मिडल ईस्ट। आप इस सारे पार्ट को अपने पेज के ऊपर, अपना जो आपका मैप है उसके ऊपर लिखें। टर्की से शुरू करें, जॉर्जिया, अजरबैजान जाएं, वहां से आप तुर्कमानिस्तान को मत ऐड करें, लेकिन आप ईरान को ऐड करें। ईरान के बाद आप ये ओमान, यमन, ये पूरा अरेबियन पेनिनसुला ऐड करें, और इस पार्ट को आप लिखें मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट के अंदर अरेबियन पेनिनसुला भी है
और अरेबियन पेनिनसुला के अलावा कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीज हैं, जैसे अब ये देखें, ये हमारे पास है जी अरेबियन पेनिनसुला, ये वाला, ये, लेकिन ये कंट्रीज एक्स्ट्रा भी बीच में ऐड हुए हुए हैं, तो मिला के हमारे पास क्या बना, हमारे पास मिडल ईस्ट बन गया। मिडल ईस्ट के बाद हमारा एशिया का जो अगला पार्ट है वो है, ये देखें, ईरान के बाद ऊपर इधर ना, अजरबैजान के बाद ये हमारे पास तुर्कमानिस्तान, तुर्कमानिस्तान को मिलाया, इसमें ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ये वाला जो बीच का पार्ट बनता है ना, इसको हम कहते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। इनको भी हम कार्स कहते हैं, क्योंकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, इसको हम कहते हैं ये सेंट्रल एशिया है। कहते हैं ना फलाना बंदा सेंट्रल एशिया से आया था, बाबर हमारे पास सेंट्रल एशिया से आया था। सेंट्रल एशिया क्या है, तो याद रखेंगे, नीचे देखें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ये सारे कंट्रीज हैं, हमारे बिल्कुल ऊपर सेंट्रल एशिया है, ठीक है। तो ये हो गया सेंट्रल एशिया, हमने देखा मिडल ईस्ट क्या है, फिर हमने देखा सेंट्रल एशिया क्या है, फिर हमारे थोड़ा साउथ वाली तरफ, इधर देखिए हमारे पास ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, एक मिनट, अफगानिस्तान है, उसके बाद हमारे पास पाकिस्तान, इंडिया, इधर हमने इंडिया से आगे नीचे म्यांमार को ऐड नहीं करना, इंडिया के बाद नीचे आए, श्रीलंका को मिलाएं, मालदीव्स को मिलाएं, ये इधर है मालदीव्स, इनको मिला के एक बंद कर लें। ये हमारे पास है जी साउथ एशिया, इसको हम कहते हैं साउथ एशिया, क्योंकि आपके पास ये देखें ये इक्वेटर है, ठीक है, एक तरह से एशिया के साउथ में जा रहा है, साउथ हेमिस्फीयर की वजह से इसको हम साउथ एशिया नहीं कहते, बल्कि नीचे होने की वजह से साउथ कहते हैं, कि एशियन कॉन्टिनेंट का साउथ इसको कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कराची हमारे साउथ में है और गिलगित बल्टिस्तान हमारे नॉर्थ में है, इसलिए ये पार्ट जो एशिया का है इसको हम कहते हैं साउथ एशिया। तो हम जिस रीजन में रहते हैं एशियन कॉन्टिनेंट के, उसको हम कहते हैं दिस इज साउथ। क्लियर? यहाँ से हम आगे चलते हैं, हम मैम थोड़ा ये इधर जी जी मैम सॉरी मैम, ये जी दोबारा जी, दोहराइएगा, तो साउथ एशिया कैसे क्यों कहते हैं इन्हें, काइंडली रिपीट कीजिएगा। इसको साउथ एशिया इसलिए कहते हैं कि देखें ये पूरा एशियन कॉन्टिनेंट है ना, इसके हम साउथ में, साउथ हेमिस्फीयर में नहीं है हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में, लेकिन हम इसके साउथ में, क्योंकि ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है। तो एशियन कॉन्टिनेंट में जब आप नीचे जा रहे हैं, तो जो नीचे वाले रीजन में कंट्रीज हैं उनको हम कहते हैं साउथ एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट का साउथ, इसलिए हम इसको साउथ एशिया कहते हैं। जैसे हमारे पास पाकिस्तान में आपको पता है कि लेट्स से दिस इज पाकिस्तान, ठीक है, तो पाकिस्तान का ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है, तो यहाँ पे जीबी है तो जीबी नॉर्थ में है, यहाँ कराची है तो कराची साउथ में है। इसी तरह एशियन कॉन्टिनेंट का हमारे पास जो है, नहीं जो खदीजा साउथ एशिया में है, अफगानिस्तान, कार कंट्रीज में सिर्फ जो है वो ऊपर वाले कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशिया वाले, जिसमें हमारे पास ये वाले 5 कंट्रीज आते हैं, ये ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और काजाकिस्तान और ताजिकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ये वाले 5 कंट्रीज हमारे पास आते हैं सेंट्रल एशियन में रिपब्लिक्स में। अफगानिस्तान से आपने लाइन ड्रॉ करना शुरू करनी है, पाकिस्तान को ऐड करना है, नेपाल भूटान को ऐड करना है, इंडिया से लेके बांग्लादेश भी ऐड हो जाएगा, वहां से नीचे आए श्रीलंका और मालदीव, इनको आप ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा साउथ एशिया। फिर हम आएंगे इस तरफ हम आएंगे तो हमारे पास बन जाएगा जी ईस्ट, हाँ जी, उसके बाद हमारे पास आएगा जी ईस्ट एशिया, जिसमें आप रशिया को भी ला सकते हैं, लाना चाहें, लेकिन वो क्योंकि बड़ा है और वो टॉप पर है तो हम उसको काउंट ना भी करें, तो हमारे पास ईस्ट एशिया क्या बनेगा, रशिया तो देखे ना ईस्ट से शुरू होके वेस्ट तक सारा ऊपर फैला हुआ है, तो रशिया तो हमारे पास ज्योग्राफी के लिहाज से सबसे बड़ा कंट्री है हमारे एशियन कॉन्टिनेंट का, जो कि ईस्ट से शुरू होके वेस्ट तक आया हुआ है। अगर आप देखेंगे इसको, तो ये वाला जो पार्ट है ना, पाकिस्तान की टॉप पे चाइना है, इस साइड पे सेंट्रल एशिया है, यहाँ से आप देखिए रशिया और चाइना के दरमियान एक कंट्री है मंगोलिया, आपने वो ड्रामा देखा होगा अटरुल, उसमें मंगोल आए थे, मंगोल आर्मीज यहाँ पे ही थी, ये चाइनीज की शक्लों के ही लोग होते हैं,
और इन लोगों ने ही मंगोल आर्मी बनाई थी, और काफी अरसे तक ये लोग जो हैं, इन लोगों ने जो है ना दुनिया को कॉन्कर करने के लिए अपनी आर्मी के थ्रू, चंगेज खान की आर्मी के थ्रू बहुत ज्यादा इन्होंने जो है ना वो दुनिया को, टर्की तक ये लोग गए थे। लेकिन ये है कि फिर बहुत सी जगहों पे इन लोगों को हार हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये वापस कन्फाइन होके ये मंगोलिया जो है यहाँ तक रह गए। चाइना को आपने लेना है, मंगोलिया को ऐड करना है। इस साइड पे आएंगे तो ये देखिए हमारे पास जापान है, ये हमारे पास वो है कोरियन पेनिनसुला, यहाँ से ताइवान, इन इतना जो आपने कनेक्ट करना है इसको हम कहते हैं ईस्ट एशिया, क्योंकि ये देखें दिस इज ईस्ट। और सूरज सबसे पहले जापान में नजर आता है, क्योंकि सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती ही ईस्ट में है। तो सन राइजेस इन द ईस्ट का मतलब है कि सूरज की किरणें यहाँ पड़ रही हैं और सूरज जो है वो इस जगह पर है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास ईस्ट एशिया है। और ईस्ट एशिया में पहला कंट्री जिसके अंदर जापान, जो कि जापान है, उसमें सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं, क्योंकि सन यहाँ पे सबसे पहले नजर आता है। फिर अर्थ क्योंकि ऐसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है अर्थ, ठीक है, इस तरह, तो फिर अर्थ उधर को जाती रहती है, सूरज यहाँ ही खड़ा, तो जो जो कंट्रीज आते जाएंगे उनको सूरज नजर आता जाएगा। दिस इज ईस्ट एशिया। फिर एशिया हमारा डिवाइड हो जाता है ये नीचे साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया में हमारे पास डिवाइड हो जाता है। अब आपने शुरू करना है इंडिया के पास से, ये देखिए म्यांमार। मैं अगर आपको इंडिया गौर से दिखाऊं ना, ये देखें कैसे बना हुआ है इंडिया। ये इंडिया बना हुआ है, ठीक है, नेपाल भूटान यहाँ तक इंडिया है। यहाँ पे इस तरह है इंडिया की शक्ल ऐसे। अगर आप ध्यान करें तो बांग्लादेश के इस साइड पे भी इंडिया है, बांग्लादेश के इस साइड पे भी इंडिया है, बांग्लादेश के टॉप पे भी इंडिया है। इंडिया के अंदर एक जगह पे बांग्लादेश है और फिर आगे को इंडिया निकला हुआ है। तो म्यांमार भी ऑटोमेटिकली इंडिया का हमसाया बनता है, बांग्लादेश का नहीं बनता। तो आसियान कंट्रीज जी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सुहेल अभी, जब हम साउथ एशियन पार्ट पढ़ेंगे। आसियान जो है ना, देखिए जिस तरह हमारे पास ये साउथ एशिया है ना, ये 8 कंट्रीज हैं बने हुए साउथ एशिया के, सार्क इनकी ऑर्गेनाइजेशन है। रीजन वाइज डिवाइड हुआ है ना एशिया, तो इस रीजन के अंदर जो हमारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन जो है ना, वो है हमारे पास सार्क, जो कि 1985 में बनी थी, जिसमें हमारे पास अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये कंट्रीज हैं। लेकिन ये अभी हम इसको जब रीजन वाइज पढ़ेंगे ना प्रॉपर तरीके से, तब मैं आपको साथ साथ इनके जो फैक्ट्स बताऊंगी। अभी आप सिर्फ इनके रीजन वाइज डिवीजन करें। ये हमारे पास आता है जी साउथ ईस्ट एशिया। देखिए एशिया का साउथ भी है लेकिन ईस्ट साइड पर है, तो इसलिए हम इसको साउथ एशिया नहीं कहते, हम इसको साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं। इसको आप उस तरीके से डिवाइड करें। म्यांमार से शुरू करें, म्यांमार के बाद इधर नीचे लाओस, वियतनाम, यहाँ से गुजारें, इधर आए फिलिपाइन आइलैंड्स हैं, वहां से नीचे लाएं इसको, नीचे ईस्ट तिमोर तक आपने जाना है, वहां से होते होते इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया सबको मिला के आपने साउथ ईस्ट एशिया वाला जो रीजन है उसमें आपने एशिया को डिवाइड कर देना है। सो दिस इज साउथ ईस्ट एशिया। अब हमने देख लिया कि जी एशिया जो है कॉन्टिनेंट, इसको हमने डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर लिया है। दिस इज मिडल ईस्ट, दिस इज सेंट्रल एशिया, दिस इज ईस्ट एशिया, दिस इज साउथ एशिया, दिस इज साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। आप लोगों ने अपनी लाइंस ड्रॉ कर ली हैं यहाँ पे? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। आपने मैम आपने कहा चलिए, कि बांग्लादेश जो है, हाँ हेलो, जी, हाँ जी। बांग्लादेश जो है म्यांमार का जो वो नेबर कंट्री नहीं है। नहीं, नेबर कंट्री है वो म्यांमार का, बस छोटा सा बॉर्डर लगता है उसका। लेकिन देखिए ना ज्यादा एरिया कैसे कवर हो रहा है, इंडिया ने चारों तरफ से घेरा हुआ। नहीं, मैंने बताने का मकसद इसमें ये है कि इंडिया ने ही चारों तरफ से हमारे ईस्ट पाकिस्तान को घेरा हुआ था एक तरह से, कि उस साइड से भी इंडियन इन्फ्लुएंस आ रहा था, इस साइड से भी इंडियन इन्फ्लुएंस आ रहा था, टॉप से भी आ रहा था। उनकी इतनी ज्यादा ईस्ट पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेशन थी कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट हो गया था इंडिया का। इसका कहने का मैं, ज्योग्राफिक बाउंड्रीज में कनेक्टेड है लेकिन बहुत छोटा सा पार्ट कनेक्टेड है।
तो आप ये देखेंगे किस तरह ईस्ट पाकिस्तान में इंडिया का इन्फ्लुएंस बड़ा था और बांग्लादेश जो है वो सेपरेट होकर हमसे एक अलग कंट्री बन गया था। हाँ, ये चीज मैं एक्सप्लेन करना एक्चुअली चाह रही थी आपको। थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद आता है हमारे पास एशियन कॉन्टिनेंट आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये वाला पार्ट। अच्छा, एक चीज याद रखें कि हम जो पढ़ रहे हैं दिस इज ऑक्सफोर्ड एटलस, और ऑक्सफोर्ड एटलस में आपने याद रखना है कि जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्रीज होती है ना, हमने उनको पढ़ना है, जिनको ये लोग इंटरनेशनली देखकर पढ़ते हैं। तो इसके अंदर इन्होंने पैलेस्टाइन को एज अ कंट्री सेपरेट मेंशन नहीं किया हुआ, उसकी जगह पे इन्होंने इजराइल को मेंशन किया हुआ है। अब बीइंग पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान ने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ और इजराइल का कैपिटल इन्होंने यहाँ पे यरूशलेम मेंशन किया हुआ है, सो हम लोगों के पास ये चीज एक डिस्प्यूटेड आ जाती है। तो आपको मैं पहले ही क्लियर कर दूं, दिस इज ऑक्सफोर्ड एटलस, और उसके अंदर जिस तरह इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री है उस तरीके से है। इजराइल का कैपिटल तेल अवीव है, ठीक है, वैसे जो हम लोगों को या इन फड्डोंबाजियों से बचने के लिए इन्होंने किया हुआ है। लेकिन ये ऑक्सफोर्ड एटलस है, और क्योंकि यूएस और ये ब्रिटेन और इन कंट्रीज से ये जो है वो रिकॉग्नाइज एटलस है, तो इसमें इन्होंने इसके कैपिटल को ये देखें यहाँ पे, दिस इज इजराइल और इसका कैपिटल यरूशलेम, इसमें इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अच्छा, अब हम आते हैं जी, हमारे पास जो मिडल ईस्ट का पोर्शन है, अरेबियन पेनिनसुला में हमारे पास 10 कंट्रीज हैं, और वैसे मिडल ईस्ट में हमारे पास टोटल 18 कंट्रीज हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू द पार्ट जो कि हमारा वेस्ट से हम क्योंकि चल पढ़ना शुरू किया, पहले हमने नॉर्थ का पढ़ा, साउथ अमेरिका पढ़ा, फिर हमने अटलांटिक ओशन क्रॉस किया, यूरोप पढ़ा, फिर अफ्रीका पढ़ा, ठीक है, उन दोनों के दरमियान मेडिटेरेनियन सी पढ़ा। अब हम आ जाएंगे हम एशिया की तरफ। आपको मैंने बताया था कि ब्लैक सी सेपरेट करता है एशिया को यूरोप से, मेडिटेरेनियन सी सेपरेट करता है अफ्रीका यूरोप को अफ्रीका से, और यहाँ पे ये देखें ये सोमालिया और अफ्रीका है, दिस इज अरेबियन पेनिनसुला। यहाँ पे एक सी है जिसको हम कहते हैं रेड सी, तो रेड सी सेपरेट करता है एशिया को अफ्रीका से, ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पे ना ये देखें ये इजिप्ट है ना, दिस इज इजिप्ट, तो इजिप्ट के अंदर आपने याद रखना है ये रेड सी है। यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे इन्होंने एक आर्टिफिशियल कैनाल जो है वो बनाई थी 1956 के अंदर। इस आर्टिफिशियल कैनाल को नेशनलाइज किया था जमाल अब्दुल नासिर ने, जो कि इजिप्ट का प्रेसिडेंट था। ये कैनाल जो है ये बनाई, इसका नाम था सूज कैनाल। अब होता ये है कि दुनिया में पहले जो है ना वो यूरोप से जो सब कुछ आता था वो होता होता पहले अफ्रीका के नीचे से गुजर के फिर एशिया में ट्रेड हुआ करती थी। तो ट्रेवल बहुत ज्यादा था, यानी किसी ने यूके से निकल के ट्रेवल करना था तो वो यूके से निकल के अटलांटिक ओशन में जाते थे, वहां से वो जाते थे पूरा क्रॉस करके नीचे साउथ में अफ्रीका को क्रॉस करके फिर ऊपर नॉर्थ में आके एशिया में जाते थे। उनको लगा कि शॉर्टकट ये है कि हम यूरोप से डायरेक्ट निकलें मेडिटेरेनियन सी में, वहां से हम एक कनाल बनाएं और रेड सी में जाएं और डायरेक्ट हम एशिया में आ जाएं, तो हमारा वाया बहुत कम हो जाएगा जो हमें पूरा एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट साइड से क्रॉस करना पड़ता है। ये कैनाल बनाई थी ब्रिटिश और फ्रांस जो है कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने। इस कैनाल को निकाला था इजिप्ट से, थोड़ी सी लैंड ली थी, ठीक है, उसको इन्होंने खत्म किया था लैंड को। यहाँ पे ये इजिप्ट है, इस जगह पे यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया, सूज कैनाल बनाई थी। हुआ ये कि ये जो कैनाल बनी ना, इसको हम कहते हैं दिस इज द आर्टिफिशियल कैनाल। ये जब बनाई तो यहाँ से फिर बैरी जहाज और जितना ट्रेड का सामान है वो सारा का सारा जो है वो यहाँ से निकल के रेड सी से मेडिटेरेनियन सी में जाता था और यूरोप पहुंच जाता था, यूरोप से मेडिटेरेनियन में आता था, सूज कैनाल से होता रेड सी में, और फिर आप ना एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी कंट्रीज थे उनके साथ इनकी ट्रेड हुआ करती थी। अब सूज कैनाल जब बनी तो जाहिर सी बात है इजिप्ट ने अपनी लैंड दी हुई थी, तो इजिप्ट का जो भी प्रेसिडेंट आता था वो कहता था कि हमने आपको एक लैंड दे के एक पैसेज दे दिया है, तो ये हमारी कनाल है ना, ये और तो किसी की नहीं है। तो वो कहते थे कि हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया तो ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज के अंदर आनी चाहिए सूज कैनाल।
इस चीज पे बहुत लड़ाई हुई। 1956 में जमाल अब्दुल नासिर जब आया इजिप्ट का प्रेसिडेंट, तो उसने क्या किया, उसने इस कैनाल को नेशनलाइज कर दिया कि ये हमारी कैनाल है, दिस इज द कैनाल बिलोंगिंग टू इजिप्ट। जब ऐसे हुआ तो जी आर्मीज फ्रॉम यूके एंड आर्मीज फ्रॉम फ्रांस वो यहाँ पे आ गई और खड्डा शुरू हो गया, जिसकी वजह से इस कैनाल को बंद कर दिया गया कि ये कैनाल चलेगी ही नहीं, कि अगर ये नेशनलाइज हो गई है तो फिर ये कैनाल चलेगी ही नहीं। आपको पता है इनकी फड्डेबाजियां थी सारी। काफी अरसे तक ये कैनाल, तकरीबन 10 साल ये कैनाल जो है वो बंद रही। जब ये काफी अरसा बंद रही तो उसके बाद जो है ना फिर इसके ऊपर एक कंसेंसस हुआ और 1975 में ये कैनाल दोबारा से रीओपन हुई और इसको नेशनलाइज नहीं किया गया, इसको इंटरनेशनलाइज किया गया। लेकिन इजिप्ट को ये राइट दिया गया कि वो यहाँ से गुजरते हुए एक किस्म का टोल टैक्स नुमा चीज जो है वो ये ले सकती है। यानी जो टोल आता था या जो वहां पे गुजरते हुए बहरी जहाजों के लिए जो भी उनको उसके जो रेम्यूनरेशंस मिलते थे तो वो इजिप्ट को मिलते थे, और इजिप्ट जो है वो उनसे उसने अपना एक वहां पे जो अपनी कंट्री के अंदर अपना एक डैम बनाया। अच्छा, ये जो है ये इसकी स्टोरी है सूज कैनाल की, और इसका आपको पता होना चाहिए कि काफी अरसे के लिए बंद भी हो गई थी और ये यूके और फ्रांस के साथ खड्डे की वजह से बंद हुई थी। उसके बाद इसको इंटरनेशनलाइज किया गया था। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं जी, हम सबसे पहले आते हैं अरेबियन पेनिनसुला पे। तो आप याद रखें, दिस इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे आपने ड्रॉ करना है इसको, ऐसे। यानी आपने इराक और ये इजराइल और जॉर्डन को मिला के यहाँ पे आपने इसको अरेबियन पेनिनसुला बनाना है। मेरा तो इजराइल कहने का भी दिल नहीं चाह रहा। एनी हाउ, इसको हमने यहाँ पे पैलेस्टीनियन लैंड जो है उसके साथ हमने इसको ऐसे कनेक्ट किया। दिस इज अरेबियन पेनिनसुला। कैसे? एक साइड पे लैंड है और 3 साइड पे इसका वाटर है। इस साइड पे हमारे पास है जी, हमारे पास रेड सी, ये सारा हमारे पास है अरेबियन ओशन जो है, अरेबियन सी। याद रखें, सबसे बड़ा जियोग्राफिक एरिया जो है इसके अंदर, जो कि हमारे पास अरेबियन पेनिनसुला के अंदर है, दैट इज किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, जिसे हम KSA भी कहते हैं। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है जिसका कैपिटल है रियाद। ये आप सबको पता है, सब मुसलमानों को पता होता है। यहाँ पे इस साइड पे जो है वो सारे पहाड़ हैं और इसी साइड पे ऊपर को मक्का है, नीचे को मदीना है। तो ये हमारे पास है सऊदी अरेबिया। याद रखें, अरेबियन पेनिनसुला की साउथ में 2 कंट्रीज हैं, एक यमन है और एक ओमान है। यमन का पुराना कैपिटल जो था वो था सना, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि यमन क्राइसिस बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है, और इनके अपने ही गवर्नमेंट्स जो हैं वो डिवाइड हुई हुई हैं यमन के अंदर, और सऊदी अरेबिया जो है वो यमन के साथ काफी जुल्म भी कर चुका है। सऊदी अरेबियन आर्मीज वैसे कोई इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मीज नहीं है, लेकिन अमेरिका जो है वो सऊदी अरेबियन आर्मी को सपोर्ट करता है, और जितना भी कोई टेरिटरी जो इन्होंने टेरर फैलाया हुआ है वो अमेरिका के ही सर पे फैलाया हुआ है। सऊदी अरेबिया को वेपन्स जो प्रोवाइड करता है वो भी यूएस करता है। देखें, हम कहते हैं कि ये दुनिया में जंग क्यों नहीं खत्म करना चाहते, ये इसलिए नहीं खत्म करना चाहते कि अगर ये जंग खत्म कर देंगे तो जो वेपन की प्रोडक्शन इन्होंने की हुई है वो कोई क्यों खरीदेगा। अपनी इकोनॉमी तो नहीं गिराएंगे ना ये। उन्होंने वेपन्स भी तो बेचने हैं अपने, उन्होंने ये सब कुछ करना है इन कंट्रीज को, इसलिए वो किसी सूरत भी इस तरह नहीं होने देंगे। तो याद रखें कि यमन के अंदर बहुत सी एट्रोसिटी सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट जो है उसने फैलाई हुई है। यमन जो है उसका कैपिटल अब हो गया वह अदान, ADAN। तो ये आपने इसको याद रखना है। उसके बाद है ओमान। ओमान का कैपिटल है मस्कत। बिल्कुल साइड पे इस तरह ना सैंडविच हुआ हुआ है हमारे पास यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और UAE का कैपिटल जो है दैट इज अबू धाबी। याद रखें कि UAE जो है इसके अंदर टोटल 7 स्टेट्स हैं, जिसमें से दुबई भी एक स्टेट है, शारजा भी एक स्टेट है, डिफरेंट स्टेट्स हैं इसके अंदर ना। तो ये मिलके एक अबू धाबी इनका जो है मेजर बनता है कैपिटल, और UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये यूनाइट होके बनी हुई है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें छोटा सा कंट्री है इसी की बाउंड्री पे। इस तरह लग रहा है कि अरेबियन पेनिनसुला में सऊदी अरेबिया के साथ बीड्स अटैच हैं। पहले UAE अटैच हुआ हुआ है, फिर हल्का सा एक बीड कतर का अटैच हुआ हुआ है, उसके बाद बहरेन का अटैच हुआ हुआ है, उसके बाद कुवैत का अटैच हुआ हुआ है।
सो बेसिकली हमारे पास यूएई के बाद, यूएई का कैपिटल अबू धाबी, कतर का कैपिटल दोहा, बहरेन का कैपिटल मनामा, कुवैत का कैपिटल कुवैत सिटी, ये 4 कंट्रीज ऐसे अटैच हुए हैं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ। यूएई, कतर, बहरेन एंड कुवैत। अगर हम कुवैत को देखें तो इट्स वेरी स्मॉल एंड इट इज अटैच्ड विद इराक एज वेल। मैंने आपको कई दफा मिसालों में इराक और कुवैत की एग्जांपल दी है कि किस तरह सदाम हुसैन ने कुवैत के ऊपर अटैक करके अपनी आर्मी भेजी थी 1980s के दौरान,